आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा जी की कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यदि कवि परिचय की बात करें तो कवि आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी पहली कविता जनता का आदमी थी और एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है था। लेखक को अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें राहुल सम्मान और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद सम्मान है। कविता परिचय के अंतर्गत हम कहें कि पतंग कविता आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है का भाग है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद पर खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि कहते हैं कविता को प्रारंभ करते हुए कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं, अर्थात सबसे तेज बौछारें गई जो बरसात थी, जो बरसात का मौसम वो जा चुका है, यानी बरसात जा चुकी है, बरसात का मौसम निकल चुका है। भादो गया, भादो का महीना भी जा चुका है, सवेरा हुआ। और अब भादो के महीने के जाने के साथ ही जो नया सवेरा है वो शरद ऋतु का सवेरा है। और शरद ऋतु का नया सवेरा जो कि नया उजाला लेकर आया है वह कैसा है? कवि कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि ने सवेरे को खरगोश की आंखों के जैसा लाल बताया है। जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे हैं, खरगोश की आंखें लालिमा लिए हुए हैं, लाल हैं। और ऐसे ही प्रातःकाल उदित होते हुए सूर्य के चारों तरफ आप देखेंगे जो खरगोश की आंखों के जैसे लालिमा छाई हुई है। तो इसीलिए कवि ने इस दृश्य की समानता स्थापित की है और कहा है कि शरद ऋतु का जो नया सवेरा था, जो सवेरा हुआ, वह खरगोश की आंखों के जैसे लाल सवेरा था। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब यहाँ पर शरद ऋतु को पुलों को पार करते हुए आते हुए और नई चमकीली साइकिल को तेज चलाना और घंटी को जोर जोर से बजाना, ये एक बच्चों की भांति क्रिया करते हुए दिखाया है। यानी जिस तरह से बच्चे पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल, यानी एक नई साइकिल जब उनको मिलती है तो वो बड़े ही आनंदित होते हैं, उत्साह के साथ घंटी को जोर जोर से बजाकर अपने उत्साह को, अपने आनंद को प्रकट करते हैं। तो वैसे ही शरद ऋतु यूँ लगता है जैसे बच्चों की भांति पुलों को पार करते हुए और अपनी नई चमकीली साइकिल, अर्थात अपनी जो नई तेज धूप है, जो उजाला है, उस धूप या उजाले रूपी जो साइकिल है उसको तेजी से चलाते हुए घंटी बजा बजा कर अपने आगमन की सूचना समस्त बच्चों या वातावरण को दे रहे हैं। यहाँ भादो शब्द का अर्थ है भादो महीना, यानी मास।
शरद एक ऋतु है। आगे कवि कहते हैं कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ कवि ने चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, या शरद ऋतु जो आया है वह शरद ऋतु यूं लगता है जैसे अपने चमकीले संकेतों से, अपने उजालों से भरा हुआ जो संकेत है, उनसे आनंदित करने वाले जो संकेत हैं, उनसे वह पतंग उड़ा रहे बच्चों के समूह को मानो बुला रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। और वह अपने उन चमकीले संकेतों से यूं लगता है पतंग उड़ाने के लिए उस आसमान को मुलायम बनाता है, ताकि उन बच्चों की पतंग और ऊपर उठ सके, कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु आसमान को इतना मुलायम बना देता है कि पतंग ऊंची उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग को यह सबसे हल्की बताया है और सबसे रंगीन बताया है, यानी वह हल्की और सबसे रंगीन चीज है जिसे शरद ऋतु आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाने की चाहत रखता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी पतंग में काम में आने वाला दुनिया का सबसे पतला कागज कवि ने बताया है। और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और पतंग में लगने वाली जो बांस की कमानी है, जिसे जो पतंग में काम में ली जाती है, वह उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और कह रहे हैं कि यहाँ एक तो ऊपर कवि ने पतंग के लिए विभिन्न विशेषणों का प्रयोग किया है, पतंग में काम में ली जाने वाली प्रत्येक चीज के बारे में या पतंग की विशेषता बना दिया। सबसे हल्की, सबसे रंगीन पतंग को बताया, उसमें काम आने वाले कागज को सबसे पतला बता दिया, वो भी दुनिया का सबसे पतला कागज। उसमें जो कमानी लगाई जाती है उसको बांस की सबसे पतली कमानी बताया। इस प्रकार से यहाँ पतंग के विभिन्न विशेषणों का प्रयोग करके बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने किया है। अब कवि कहते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कह रहे हैं कि शरद ऋतु आसमान को इतना मुलायम बनाता है कि उसमें सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज यानी कि पतंग ऊंची उड़ सके, और उन बच्चों द्वारा, यानी जो बच्चों का समूह पतंग उड़ा रहा है, उन आनंद में उनके द्वारा बजाई जाने वाली सीटियों, किलकारियों और उनकी जो उनके सपनों की जो दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया, वो एक तरह से जीवंत हो सके। तो कवि कह रहे हैं कि वह आकाश को, आसमान को इतना मुलायम बनाता है शरद ऋतु कि बच्चों का समूह दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यानी पतंग को ऊंचा उड़ा सके, और आनंद के साथ वे सीटियों और किलकारियों को बजा सकें। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया का अर्थ है कि तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, तो बच्चों के स्वप्न, उनकी कल्पनाएं, उनके विचार, उनके भावावेग, वे भी तितलियों की भांति रंग बिरंगी होती हैं। बच्चों की दुनिया रंग बिरंगी होती है। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार से बच्चे आनंद में पतंग उड़ाते हुए तितलियों की भांति एक रंगीन, नाजुक यानी कोमल दुनिया में प्रवेश कर सके। यह झुंड का अर्थ समूह, इशारों, संकेतों से, नाजुक यानी कोमल। आगे कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ किन के बारे में बात की? बच्चों के बारे में। जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं वो अपने जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। यहाँ कपास का जो अर्थ है वह एक तो उसके सफ़ेद रंग के कारण पवित्रता, निश्चलता, यानी बच्चे अपने जन्म के साथ ही निश्चल स्वभाव, और कपास कोमलता, यानी उसकी जो नरम
अनुभूति है, कोमलता है उनकी। यानी कपास की भांति बच्चे अपने साथ अपनी कोमलता लेकर आते हैं, अपनी पवित्रता लेकर आते हैं, अपनी स्वच्छता लेकर आते हैं। यानी निश्चल स्वभाव के धनी और कोमलता से परिपूर्ण जो बच्चे हैं वो अपने इन गुणों को अपने जन्म के साथ ही अपने साथ लेकर आते हैं। इसलिए कहा है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अर्थात जो बच्चे हैं वो अपने जन्म के साथ ही अपने साथ कपास के रूप में कोमलता और जो उनकी निश्चलता है, जो पवित्रता है, वो अपने साथ लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जब वो बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपने व्याकुल पैरों से इधर उधर हलचल करते हैं, बेचैन पैरों से पतंग को आसमान की ऊंचाई में उड़ाने के लिए बेचैन होते हैं, तब यूं लगता है कि उन बच्चों के बेचैन पैरों के आकर्षण में खिंचकर यह पृथ्वी भी उनकी तरफ खिंची हुई चली आती है। वह भी घूमती हुई उन बच्चों के पैरों का स्पर्श करती है, उनके पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और कहने की तब यानी कि पृथ्वी उनके पास आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी मस्ती में आनंदित होकर। जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी मस्त होकर, जब वे पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। छत जो कि कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनके पैरों के नीचे कठोर वस्तु है या कोमल वस्तु है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कवि कहते हैं कि यूं बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मस्त और इतने आनंद मग्न हैं कि छतों की कठोरता भी उनके नंगे पैरों को कोमलता में बदल रही। यानी एक तरह से उनके नंगे जो पैरों से वो पतंग उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं छत के ऊपर, उस कठोरता पर, उस छत को भी यूँ लगता है जैसे बच्चों को वो कोमल लग रही है। तो छतों को भी नरम बनाते हुए बच्चे छत की कठोरता का भान ही नहीं रखते, छत की कठोरता का उनको आभास तक नहीं होता। वे केवल उस पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए छतों को भी वो कोमल बनाते हुए चलते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और चारों तरफ दिशाओं में जब वो पतंग उड़ाते हुए विभिन्न प्रकार की किलकारियाँ, सीटियाँ आदि बजाते हैं, आनंद से मग्न होकर जो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करते हैं, उत्साहित होते हैं, उमंग में जो आवाज़ करते हैं, उन सब आवाज़ों वो सारी आवाज़ें चारों तरफ दिशाओं में गुंजायमान होती है, जिससे लगता है जैसे बच्चे उन दिशाओं को मृदंग नामक वाद्य यंत्र की भांति तरंगित कर उठते हैं, उनको संगीतमय कर देते हैं, उन्हें बजा उठते हैं। तो यहाँ दिशाओं को मृदंग नामक वाद्य यंत्र की तरह बजता हुआ बताया गया है। तो यहाँ कपास जो कि एक रुई है, लेकिन यहाँ कोमल एवं नरम अनुभूति के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। बेसुध मस्त, मृदंग ढोल जैसा वाद्य यंत्र। आगे कवि कहते हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। यानी कवि कहते हैं कि जब वे पतंग उड़ाते हुए बच्चे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का मतलब होता है एक तरह से झूले पे झूलते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ झूलते हुए हम जाते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं पेंग भरना। तो बच्चे जैसे झूला झूलते हैं उस ही भांति अपनी मादकता में झूमते हुए जो पतंग उड़ाते हैं, तो कह रहे हैं कि वो झूमते हुए जब चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग सकता, जिस तरह से डाली लचीली होती है और वो ऊपर नीचे हुए झूलती हुई प्रतीत होती है, ठीक उसी प्रकार लचीली डाल की तरह बच्चे भी पेंग भरते हुए झूला झूलते हुए यूं लगता है जैसे पतंग उड़ाते हुए चले आ रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यानी जब वो छतों के खतरनाक किनारों से जब गिरने वाले होते हैं, तब उनको
मात्र उनके रोमांचित शरीर का ही संगीत उनको गिरने से बचाता है। रोमांचित शरीर यानी पतंग उड़ाते हुए बच्चे जिस रोमांच का अनुभव करते हैं, जिस आनंद का अनुभव करते हैं, वही रोमांच उन बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाते हैं। उस रोमांचित शरीर का जो संगीत है, जो आनंद के रूप में जो संगीत है, वही संगीत उनको बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और जब बच्चे गिरने को होते हैं तो यूं लगता है जैसे पतंगों की जो धड़कती हुई ऊंचाइयां हैं, जो आसमान को छूता हुआ पतंग है, वो मात्र एक धागे के सहारे उस पतंग उड़ाने वाले बच्चे को थाम लेती है, उन्हें गिरने से बचा लेता है। क्योंकि पतंग जब बच्चा उड़ाता है तो उसके हाथ में केवल धागा होता है और पतंग आसमान में होती है। इसलिए पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ पतंग उस महज एक धागे के सहारे उस बच्चे को थाम लेता है। पेंग भरना, झूला झूलने की क्रिया या झूला झूलना, रोमांचित, पुलकित होना, आनंदित होना, महज, केवल या सिर्फ। आगे कवि कहता है, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र वैसे तो छिद्र या सुराख होता है, लेकिन यहाँ रंध्रों का जो प्रयोग कवि ने किया है वो बच्चों के भावावेग, उनकी मनोभावों के लिए किया है। यानी पतंग के साथ साथ जब पतंग उड़ती है बच्चे के हाथ में, यानी जो डोर है उस डोर के सहारे पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, तो वो केवल पतंग नहीं उड़ती। कवि के अनुसार उस पतंग के रूप में बच्चे के स्वप्न, रंग बिरंगी इच्छाएं, उसके विचार, उसके भावावेग उड़ रहे होते हैं, उस बच्चे की कल्पना उड़ रही होती है। और यही कारण है कि कह रहे हैं पतंग के साथ साथ वो बच्चे भी अपने रंध्रों के सहारे यानी अपने भावावेगों के सहारे उड़ रहे हैं, क्योंकि उस पतंग के प्रति वो इतने ज़्यादा एक तरह से सरोबार हो जाते हैं उस आनंद में, उस रोमांच में, कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए पतंगों के साथ बच्चे भी उस ऊंचाई को उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कवि कवि कहते हैं कि अगर बच्चे उन छतों के खतरनाक किनारों से कहीं गिर जाते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन अगर गिरकर वो बच जाते हैं तब तो वो उनका डर निकल जाता है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी अगर एक बार वो खतरनाक किनारों से, छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं, तब उनका डर निकलने के कारण वो और निडर हो जाते हैं और निडर होकर, भयहीन होकर वे सुनहरे सूर्य के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और ज़्यादा अपनी पतंग को ऊंचा पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो बच्चे निडर होते हैं और सुनहले सूरज के सामने पतंग को और ऊंचा उड़ाने के लिए तत्पर होते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और तेज गति से घूमती हुई उन बच्चों के पैरों के, व्याकुल पैरों के पास आकर्षित होकर घूमती हुई चली आती है। यानी वह भी उसके आकर्षण में बंधकर आ जाती है। रंध्रों, सुराखों और कविता में इसका प्रयोग किया है भावावेग के लिए। सुनहले सूरज, सुनहरा सूर्य, जो कि उपमा नहीं अनुप्रास अलंकार भी है। बेचैन, व्याकुल। अब बच्चों इस पूरी कविता में हमने जो अगर काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न आता है, अतः अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत कविता में बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन किया है बच्चों की चेष्टाओं का। बच्चों को कपास के समान कोमल और पवित्र बताया है। शरद ऋतु का बिंबात्मक चित्रण किया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे उपमा अलंकार की बात करें तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ उपमा अलंकार है। मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जो पंक्ति आई थी, वहाँ भी उपमा अलंकार है। डाल की तरह लचीले वेग से, तो यहाँ
डाल की तरह लचीले वेग से बच्चे झूमते हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, शरद आया चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये पूरी जो पंक्ति है ये मानवीकरण अलंकार के लिए आई है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, तो यहाँ पे भी पतंग में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः मानवीकरण अलंकार है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, ये भी मानवीकरण अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की अगर बात करें तो जोर जोर और साथ साथ दो बार ये वर्णों इनका शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी छत कठोर होती हैं लेकिन बच्चे उनको कोमल बना रहे हैं, नरम बना रहे हैं, अतः विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, सुनहले सूरज, स व्यंजन की आवृत्ति हुई है। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रभावी प्रयोग हुआ है। बेसुध दौड़ना, दिशाओं का मृदंग की तरह बजाना, गिरने से बचना, लड़खड़ा जाना जैसे चित्र कविता को जीवंत करते हैं। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर तत्सम एवं बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। खड़ी बोली हिंदी में यह कविता लिखी गई है। बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग जगह जगह हुआ है, जैसे तेज बौछारों में दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है, सवेरा हुआ दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यह भी बिंब है, दृश्य बिंब। पुलों को पार करते हुए दृश्य और गतिशील बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब है क्योंकि घंटी को बजने पर सुना जाता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श बिंब है और पतंग ऊपर उठ सके दृश्य बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद ऋतु, ये प्रभावी बन पड़ा है। तो इस प्रकार से ये कविता हमने समझी, इसका काव्य सौंदर्य समझा। आशा है आपको ये पाठ अब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।